सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में कल का कुछ ना कुछ एड ऑन मिल जाएगा आपको, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आज के पहले देखते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे जो काफी फ्रीक्वेंट है और क्लैट का फेवरेट टॉपिक है, कुछ ऐसे जिसपे क्लैट ने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था और इस ईयर भी पूछ सकता है, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी। तो पहली बात है, नो यूनियन बट सेंटर रेडी टू ईज लिविंग ऑफ गे कपल्स। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप सबको पता होगा, इतना तो आइडिया रहता ही है, कुछ ना कुछ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर तरीके से इंसान को पता चल जाता है। तो ये जो सुनवाई चल रही है, इस पे सेंटर ने कहा है कि ठीक है, हम इस तरह का कोई एक लॉ लेके आएंगे जिससे गे कपल्स का आज की सोसाइटी में, आज के समाज में रहना आसान हो सके, ठीक है, ईज हो जाए। बट इस पे किसी भी तरह का यूनियन यानी कि कोई एक यूनानिमस डिसीजन नहीं आया है, राइट। गो फर्स्ट लैंड्स इन एनसीएलटी विद 11,463 करोड़ ड्यूज। गो फर्स्ट सीज टू बी ऑपरेट हो गया है फ्रॉम 3rd of May से, एंड एनसीएलटी 11,463 करोड़। ऐसे टॉपिक्स कभी कभार क्लैट पूछ देता है। लास्ट ईयर जैसे आउट ऑफ द ब्लू जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछा नाज डेली का, तो देयर हाई चांसेस किस तरह के टॉपिक्स आ जाए और इस तरह के स्कैम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कंप्यूटर रिलेटेड स्कैम, तो रामलिंगम राजू, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड है यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, बहुत कायदे का एक्ट है, देखेंगे क्या है नहीं है, पुराना लिंक है। इंडियन स्लिप्स टू द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 नेशंस, ठीक है। तो ये देखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग स्लिप हुई है एंड ऑल, ये सब बातें हैं। बाकी इस तरह का क्वेश्चन क्लैट पूछता है, लास्ट ईयर भी उन्होंने पूछा था रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ डी डॉलराइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, देखेंगे क्या होता है। एंड व्हाट इज द बुलंद भारत एक्सरसाइज, तो ये आर्टिलरी एक्सरसाइज है, तो देखेंगे एग्जैक्टली इसमें क्या है और नहीं है, उस सब बातों को हम कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। लव हैज नो जेंडर, सही बात है, लव हैज नो जेंडर। मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता चला गया, सही बात है, इंसान इंसान से ही प्यार करता है, तो इसमें जेंडर कहां से आ गया। बट हाँ, सोसाइटी है, किसी भी चीज, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी ऑर्डर, जब तब तक वो एप्लीकेबल नहीं है इन इट्स लिविंग सेंस, जब तक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जब बात आती है गे कपल की मैरिजेस के बारे में, तो सोसाइटी ने पहले भी सेम सेक्स मैरिज को रिस्पेक्ट नहीं दी, उस नजरिए से नहीं देखा सोसाइटी ने। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमारी सोसाइटी, क्या इंडियन सोसाइटी इस चीज के लिए रेडी है। अब आप लोग सोचोगे कि सर सोसाइटी इतना बड़ा क्यों हो रहा है, आज क्यों बोल रहे हो सोसाइटी ऐसी बातें। देखो यार, कोई भी चीज हो, सोसाइटी इज द अल्टीमेट एंड, सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट, तो यू वोंट एबल टू एंजॉय दैट राइट। तो अगर आप प्रीएम्बल भी पढ़ो तो फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की बात आती है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगी यहाँ पे, क्योंकि सोसाइटी इज द प्राइमस थिंग। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, सोसाइटी हैव टू एक्सेप्ट इन दिस डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है। तो इस सब चीजों से रिलेटेड है। बाकी हाँ, आने वाले 10-15 साल में ये चीज हमें देखने को मिले एंड दैट विल बी परफेक्टली फाइन, ठीक है। बट आज के टाइम पे क्या सोसाइटी रेडी है, नहीं, ये क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। लव हैज नो जेंडर, विल नॉट बी साइलेंस्ड, आई एम नॉट थिंक स्ट्रेट, आई एम नॉट, राइट, बात सही है, चीजें स्ट्रेट है बट आई एम नॉट स्ट्रेट एंड वन हैव टू एक्सेप्ट इट, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स जेंडर, उसमें आपका क्या दोष है। तो इसके बारे में बात करें, अगर फैक्ट से रिलेटेड बात करें, तो कुछ साल पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 377 को स्ट्रक डाउन किया, 377 को। ये आईपीसी का सेक्शन है जो बात करता है होमोसेक्सुअलिटी की या सेम सेक्स रिलेशनशिप, ठीक है। इससे रिलेटेड केस आया, नालसा का केस है, नवतेज सिंह जौहर का केस है। इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम्स में, राइट। तो बात करते हैं 21st सेंचुरी में क्या फीलिंग है इसके बारे में। तो 33 कंट्रीज है जहां पे सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। Netherlands was the first in 2001. Which of the first country to recognize same-sex marriage was Netherlands? In which year? 2001. Right. Next is momentum is grown 2000 has seen Chile, Slovenia and Switzerland, Mexico join the club. इन्होंने भी allow किया. In November, the US Senate passed a same-sex marriage portion protection bill with bipartisan support. 70% of Americans now support same-sex marriage. देखो, जिस सोसाइटी को हम बोलते हैं बहुत मॉडर्न सोसाइटी, उसमें भी केवल 70% लोगों ने सपोर्ट किया उसको, या 70% वोटिंग मिली मात्र, उसे भी 90-95% वोटिंग नहीं मिली। ऑल्सो इन नवंबर सिंगापुर के पार्लियामेंट ने डीक्रिमिनलाइज किया सेक्स बिटवीन मेन। इट्स सेक्शन 377A grew especially untenable after Indian Supreme Court read down the 3677. इंडियन सुप्रीम कोर्ट का 377 और आपको सिंगापुर का 377A
नेक्स्ट इज जापान इज द ओनली G7 कंट्री दैट डज नॉट अलाउ सेम सेक्स मैरिज, यानी बाकी जितने भी G7 नेशंस हैं सब अलाउ करते हैं और इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। तो ये काफी अच्छा तरीका था बताने का आपको। तो आप इसको किससे लिंक करेंगे, G7, और G7 की मीटिंग तो इस बार हो ही रही है हिरोशिमा में, राइट, जिसके जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे कि मोदी जी को मिलने, और गोलगप्पे वगैरह भी खाए और फिर इनवाइट भी करके गई G7 पे हमारे यहाँ आना बॉस, ठीक है। तो ये जापान इज द ओनली G7 कंट्री जहां पर सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, या सेम सेक्स रिलेशनशिप को अलाउ नहीं किया है। ताइवान इज द ओनली एशियन कंट्री टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, और विच वाज द फर्स्ट टू नीदरलैंड्स। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर इन एशिया की बात आई तो ताइवान बाय अ लैंडमार्क डिसीजन 2019, ओवरऑल वर्ल्ड की बात आई तो नीदरलैंड्स इन 2001, राइट, और सिंगापुर की बात आई तो 377A, और इंडिया की बात आई तो 377। तो आई होप कि इससे ज्यादा डिटेलिंग में आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही आपका एग्जामिनर या मॉक्स इससे ऊपर जाएंगे, राइट। सुप्रीम कोर्ट पे बात करें तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंट्रासेक्स एंड एसेक्सुअल, इसका फुल फॉर्म है, अगर फिर से सुनो तो L फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंट्रासेक्स, एसेक्सुअल एंड अदर्स, राइट। तो सबसे पहला केस होता है नवतेज सिंह जौहर का, जिसमें डीक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को। इससे पहले बात उठी भी थी तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उठी थी, एंड 377 को रीड डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, हेल्ड दैट कम्युनिटीज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप एंड टू द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। आर्टिकल 21 बोलता है कि राइट टू मैरी विद द पर्सन्स ऑफ वन्स ओन चॉइस अंडर द हेड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। केएस पुट्टास्वामी केस, इसमें और इसको स्ट्रिंजेंट इसको सपोर्ट मिला, और केएस पुट्टास्वामी में कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, इसे आप आधार केस भी बोलते हो। आफ्टर दिस जजमेंट एक होप था कि हाँ सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाएगा, लेकिन नहीं, इस पे कोई कंसेंसस बन के नहीं आ रहा है। जो डिफेंस ले रही है पार्टी उनका भी कहना सही है, जो पार्टी डिफेंस नहीं ले रही उनका भी कहना सही है। क्या सोसाइटी रेडी है? तो सोसाइटी की बात क्यों करें, किसी का अपना फंडामेंटल राइट, ये भी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक न्यूट्रलाइज करनी पड़ेगी चीजें, एंड यू हैव टू लुक बियॉन्ड द थिंग। यहाँ इस चीज के प्रोज हो सकते हैं, कॉन्स हो सकते हैं, जिसको एक दिन द हिंदू ने एक आर्टिकल में बहुत अच्छे से बताया था कि अगर गे कपल शादी करते हैं तो वो किसी न किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, राइट। और मैरिज का एक बेसिक आइडिया होता है, द आइडिया बिहाइंड द मैरिज इज प्रोक्रिएशन, तो दैट विल बी डिफीटेड हियर, ठीक है। चलो आगे देखें तो शफीन जहान अशोकन केएम हादिया केस कहा, सुप्रीम कोर्ट सेट डाउन द राइट टू चूज एंड मैरी अ पार्टनर वाज कंसीडर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम। शफीन जहान का केस याद होना चाहिए, हादिया केस बोल लो। तो आपको ये दो चार बातें दिमाग में होनी चाहिए while डीलिंग विद द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। अब आप आगे देखो तो अभी करंट केस का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि भाई प्रेजेंट केस कौन सा है, तो ये रहा केस टाइटल, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, WPC नंबर 1011/2022 PIL, इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप मुझे बताएंगे क्या, आप क्या बताए, चलो हम ही बताते हैं। PIL के फादर कौन है आप मुझे बताएंगे, मदर मैं आपको बताता हूँ। PIL की मदर है, मदर ऑफ PIL इंडिया कहा जाता है कपिला हिंगोरानी को, ठीक है। फादर ऑफ PIL आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए नेक्स्ट केस है, गो फर्स्ट लैंड्स इन NCLT विद 11,463 करोड़ ड्यूज, 11,463 करोड़ का ड्यू है। यहाँ विजय माल्या बनने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना विजय माल्या साहब का भी नाम, नीरव मोदी का भी नाम, और अभी रिसेंटली मेहुल चौकसी का नाम सामने आया था व्हेन वी वर डीलिंग अबाउट द इंटरपोल ने रेड नोटिस से हटा दिया मेहुल चौकसी को, ठीक है। तो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी एंड विजय माल्या, तो ये तीनों नाम याद रखना, क्या पता एग्जामिनर तीनों में पूछ दे आपसे। एंड नाउ गो फर्स्ट NCLT को अप्रोच किया एंड सॉल्व द एडमिशन ऑफ इट्स इंसॉल्वेंसी प्ली, कि भाई इंसॉल्वेंसी प्ली है मेरा, ये लो 11,463 करोड़ का। गो फर्स्ट की बात करें तो ये गो एयर एयरलाइंस के नाम से बना था, ये ओन्ड बाय इंडियन बिजनेसमैन इन वादिया ग्रुप इसको चलाता है। 2017 में ये 5th लार्जेस्ट एयरलाइंस बन गया मात्र 9 साल के अंदर। 8.4% मार्केट शेयर है इसका पैसेंजर का। गो फर्स्ट अनाउंस गो एयर ऑन 2005, नुस्ली वादिया इंडस्ट्रियलिस्ट थे भाई जे वादिया ने इसको लॉन्च किया था 2005 में, और ऑलमोस्ट 2017 यानी 12 साल के बाद ये आसमानों की ऊंचाइयों पे पहुंच गया, और अब NCLT के ऑफिस में। NCLT क्या है तो ये देखना जरूरी है, NCLT इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, सेम, यानी इसके अंदर CPC के पास पावर्स होंगे, CPC के थ्रू। ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, 1 जून 2016। इट इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बालाकृष्णन इराडी की कमिटी ने रिकमेंड किया था NCLT, ये नाम याद रखना, बालाकृष्णन इराडी,
बालाकृष्ण इराडी नाम याद रखना। ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, सीबीआई बनी थी जब, किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? विच कमिटी रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ क्राइम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? ठीक है, ये क्राइम ब्रांच या सीबीआई के फॉर्मेशन के लिए किस कमिटी, करप्शन के लिए कमिटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था। जैसे यहाँ पर है ना बालाकृष्ण इराडी एनसीएलटी, वैसे यहाँ पर भी है। तो बताना सीबीआई को किस कमिटी ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट है श्री रामलिंगम सुधाकर इज द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी, करंट प्रेसिडेंट। इनका जो टेन्योर होता है वो याद रखना है कि प्रेसिडेंट ट्रिब्यूनल का 67 ईयर्स होता है और अदर्स का 65 ईयर्स होता है, तो ये थोड़ा सा ऑड वन आउट है। नाउ प्रेसिडेंट इम्परफेक्ट, देखो क्या होता है कि रिलीजियस टॉलरेंस तो नहीं कहना चाहिए, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स आता है, उसको यूएस की एक कंपनी निकालती है। उसमें कंपनी ने क्या कहा है, ये लास्ट ईयर भी आया था और एक आधा एग्जाम में पूछा गया था, इंडिया को डेजिग्नेट किया गया कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है, फॉर इट्स वर्सनिंग रिकॉर्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम। इनके हिसाब से दैट इज द यूएससीआईआरएफ के हिसाब से, जो कि इंडिया आते भी नहीं है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स एंड कुछ इधर उधर की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है इनके हिसाब से। एंड आई होप यू आर गेटिंग माय सरकाज़म एनीवे, राइट। तो इन्होंने कहा है कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है इंडिया, और ये लगातार चौथी बार कहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ये यूएस की है एजेंसी यूएससीआईआरएफ। देखते हैं यूएससीआईआरएफ क्या है। 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत ये बना था। इसका मैंडेट यही होता है कि ये फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, उसके वायलेशंस को मतलब डील करे पूरे वर्ल्ड में, और रिकमेंडेशन दे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड कांग्रेस को, ताकि वो उसके रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बना सके और वर्ल्ड में ये लोग दिखाते हैं कि भाई इस कंट्री का ये है, तो वही दूसरों की चुगली करना। चलो, यूरोपियन यूनियन एआई बेस्ड पॉलिसी अप्रोच है। देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अनरेगुलेटेड है अभी करंटली मार्केट में, उसको यूरोपियन यूनियन किस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। जनरल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लाइक ओपन एआई एंड चैट जीपीटी अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेशन। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के तहत ये जो कुछ अनरेगुलेटेड चीजें हैं, एआई की चीजें हैं, चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया, बार्ड हो गया, तो ये सब को हम रेगुलेट करेंगे। मेनी आइटल्स एसेंशियली द ब्लैक बॉक्सेस कहा जाता है, क्योंकि बनाने वाले को भी नहीं पता कि उसमें है क्या एग्जैक्टली, वक्त किस तरीके से वो डेविएट कर सकता है, राइट। आई होप कि ये पार्ट समझ में आ गया होगा। लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया गया था 2021 में। एम क्या है, एथिकल क्वेश्चंस एंड इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ वेरियस सेक्टर्स, लर्निंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, एनर्जी, जो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको ये लोग डील कर पाए। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया था 2018 में, और डेटा प्रोटेक्शन लाइक कि प्राइवेट एंड पर्सनल डेटा, दो तरह का डेटा होता है ना, कि पर्सनल डेटा एंड अदर डेटा होता है, नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा के लिए आपको बीएन श्रीकृष्णा की कमेटी भी बनी थी इंडिया के हिसाब से। अगर बात करें इंडिया में उसके रेगुलेशंस की बात हो रही है, लेकिन फर्स्ट था यूरोपियन यूनियन जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आया, राइट। बीएन श्रीकृष्णा याद रखना है। इंडिया स्लिप्स इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रैंक 161 आउट ऑफ 180। तो ये 2022 का इंडेक्स है। 2022 का इंडेक्स अगर ध्यान से देखो तो इंडिया की रैंक है 150, ठीक है, और अभी का इंडेक्स देखो तो 160, यानी ये चीज जो है ये वर्स हुआ है यहाँ पर। तो ये याद रखना, कभी कभार ना क्लैट पूछ देता है कि लास्ट ईयर कितना था, स्लिप कितने से हुआ, तो 11वें नंबर से स्लिप हो गया, 11 नंबर से स्लिप हो गया सर। पिछली बार स्कोर कितना था 41, स्कोर कितना था 36.62, ठीक है। और ये बाकी चीजें हैं कि सिक्योरिटी, ये इनके इंडिकेटर्स हैं, सिक्योरिटी, सोशल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ये कुछ इंडिकेटर्स है। कितने, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रेस फ्रीडम चीजों से रिलेट करते हैं। चलो, इंडिया की रैंकिंग देख लिया, 161 है बाई ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसको रिलीज किया है, और ये चीज आया वेरी बैड एंड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उन्होंने बताया है। एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, म्यांमार, ये फिर भी हमसे बेटर पोजीशन पे, पाकिस्तान 150 पे है, इंडिया 169 इन पॉलिटिकल इंडिकेटर्स, बाकी इंडिकेटर्स मैंने आपको बता ही दिया है। नॉर्वे रैंक फर्स्ट विद द 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। की फैक्ट्स क्या है रिपोर्ट है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। कंजिक्यूटिव स्टेटस विद द यूएन, ठीक है, ये यूएन के साथ मिलके कंसल्ट करता है और काम करता है। नाउ डी डॉलराइजेशन, ये अभी रिसेंट का टॉपिक है। डी डॉलराइजेशन देखते हैं, डी डॉलराइजेशन है क्या। De-dollarization refers to the process wherein countries tend to reduce their reliance on the US dollar as a reserve currency, medium of exchange and also unit of account. De-dollarization एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंट्रीज डॉलर पे रिलाई करना कम कर देते हैं विद टाइम।
जैसे देखो अभी इंडिया और रशिया के बीच है, इंडिया और रशिया के बीच मतलब बैंक चलता है कि हाँ हम अपने करेंसी में आपको पेमेंट करेंगे, आप मेरी करेंसी में पेमेंट करिए, तो दैट इज द समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपसे पूछे डी डॉलराइजेशन, तो दिस इज डी डॉलराइजेशन। रिजर्व करेंसी क्या होता है? एक फॉरेन करेंसी होता है जो कि सेंट्रल बैंक रिजर्व में रखते हैं टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट्स को स्टेबल करने के लिए। नाउ ये थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड है, देखते हैं क्या है। व्हाट इज बुलंद भारत एक्सरसाइज? तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कलेक्ट किया बुलंद भारत एक्सरसाइज, आर्टिलरी रेंजेस है इन द ईस्टर्न थिएटर। अबाउट बुलंद भारत एक्सरसाइज, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, बस सीधा सीधा। ये कहाँ कंडक्ट किया गया? हाईएस्ट एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज ऑफ ईस्टर्न थिएटर लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हाईएस्ट पोजीशन पे इसको एक्सरसाइज को किया गया है। तो बस इसमें ये चीज याद रखना है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में वेल और इन प्रेस्टीज द वर्ड ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस, ये आपको आए जो कावेरी ऑपरेशन है उससे रिलेटेड है ये पूरा पूरा, तो इसको पढ़िएगा एंड वो सुदान से रिलेट करता है। नेक्स्ट इज राजनाथ लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कोस्ट गार्ड हार्बर इन मालदीव्स। बस ये पोजीशन लोकेशन याद रखना, बाकी कुछ नीड नहीं है। सिंस विच ईयर द शरद पवार हैज बीन द चीफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस पार्टी? इट इज 1999। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेट्रोलिंग पॉइंट एग्जिस्ट इन लद्दाख? अभी यहाँ पे हुआ है ना वो नॉर्दर्न लाइट्स वाला सीन, 65। इन विच ईयर डिड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 8 आवर वर्किंग कर दिया इन्होंने? कब से किया? ये आप मुझे बताना थोड़ा सा, 1948 है कि 1936 है? चलो दो तो दे ही दिया डेटा, कुछ ना कुछ तो बता ही दोगे। आर्टिकल ये कल ही करवाया था आई गेस की परसों, एंड सुप्रीम कोर्ट का ये आर्टिकल पूछ रहे हैं, डू कंप्लीट जस्टिस, आर्टिकल 142। नेक्स्ट इज अबाउट द WTO पार्टीज फॉर द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट। कौन सा है भाई ऐसा? वियना जनरल एग्रीमेंट है या इंटरनेशनल ट्रेड एपेलेट बॉडी है? कौन सी ऐसी बॉडी है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट करती है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है? तो टोनी साहब, हु वन द गोल्डन ग्लोब रेस 2022, ये इंडिया से ही है। सेकंड पोजीशन आई थी टोनी साहब की, लेकिन ठीक है बट पता ना कौन जीता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, और एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो मैंने पूछा था रिगार्डिंग द एस्पेक्ट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।